हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर आज 24 है और रेलवे के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही यूजफुल होगी ये क्लास। ये जितने भी प्रश्न आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन सब प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे। सापेक्ष घनत्व का मात्रक है ग्राम प्रति घन सेमी, या दूसरा ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन मिल सकता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अति सूक्ष्म मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि जो तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से कम होता है, इसलिए वो उस पर फैल जाता है। आपने देखा होगा आसपास में अगर पानी भरा हुआ है तो उसमें अगर आपने तेल वगैरह गिरा दिया तो क्या वो तेल उस पर ऊपर फैल जाता है, उसके अंदर डूबता नहीं है। उसका कारण क्या है? जो तेल का पृष्ठ तनाव है वो पानी के कम है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? घट जाता है। अगर पानी में आपने अपमार्जक मिला दिया तो उसका जो पृष्ठ तनाव है उसमें कमी होगी, घट जाएगा। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्यूसेक। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या? सौर ऊर्जा है। ध्वनि कौन सी वायु में तीव्र गति से चलती है? जो आर्द्र वायु है उसमें ध्वनि तीव्र गति से चलती है। जैसे आपने अनुभव किया होगा, बारिश के बाद अगर आपने कोई आवाज़ वगैरह लगाई तो वो दूर तक सुनाई देती है। उसका रीजन क्या है? आर्द्रता वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल के कण का वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, मृदु लोहा उपयोग में होता है। ये जितने भी प्रश्न आरआरबी जितने भी एग्जाम करवाए 2001 से 2024 तक, ये सभी प्रश्न उन एग्जामों से लिए गए और बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है सोनार का उपयोग किया जाता है। अगर किसी महासागर में कोई वस्तु डूबी है तो उसकी स्थिति का पता कैसे लगा होगा? सोनार के द्वारा लगाया जा सकता है। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? 2 सेकंड काल अवधि, या आवर्तकाल हो सकता है। आवर्तकाल तो कितनी होती है? 2 सेकंड। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु संख्या। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे के संचयन वाले सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या रहता है? H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। शुष्क सेल का जो एनोड है वो किसका बना हुआ होता है? जस्ते का बना हुआ होता है, जिंक का। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? अगर यूरेनियम विखंडन को जो प्रक्रिया है उसको सतत बनाए रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता होती है। कोल गैस मिश्रण होता है, कोल गैस हाइड्रोजन, ये मीथेन, CH4 क्या है? ये मीथेन गैस। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कोल गैस के मिश्रण गैसें हैं। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? सभी तेल हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग
किसको प्राप्त करने में होता है? कास्ट आयरन से स्टील को प्राप्त करने में होता है। मोह मापने का उपयोग होता है, कठोरता मापने मोह मापने का उपयोग किया जाता है। मोह मापने में कैसे नापते हैं? कोई भी कठोर वस्तु है, धातु वगैरह, तो उस पर स्क्रैच किया जाता है, खरोंच लगाई जाती है, जिससे उसके स्क्रैच कितना हुआ उससे उसकी कठोरता का पता चलता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। सिगरेट के धुएं में होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो याद रखना, पादप कोशिका में। किस में? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में। पादप कोशिका में याद रखना कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। जंतु कोशिका अगर पूछ ले तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित रहती है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? गुणसूत्र कहलाती है। केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? जीरोंटोलॉजी। बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन किस में किया जाता है? जीरोंटोलॉजी में किया जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम के लिए उत्तरदायी कौन सा है? एमाइलेज है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। पेपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों के हृदय में पेपिलरी पेशियाँ पाई जाती है। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? मनुष्य के शुक्राणु की आयु लगभग 72 से के आसपास या 48 से 72, ये एवरेज रेशियो आप मान सकते हो, 72 घंटे के आसपास होती है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मेबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य है वसा का इमल्सिफिकेशन। क्या है? वसा का इमल्सिफिकेशन। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और कैरियोकाइनेसिस में केंद्र का विभाजन होता है। अभी आगे प्रश्न आया था, आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? आमाशय की दीवार से गैस्ट्रिन एंजाइम निकलता है। कौन सा निकलता है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन ग्रंथियाँ होती है, उससे गैस्ट्रिन एंजाइम 2 निकलते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, ये 2 एंजाइम गैस्ट्रिन ग्रंथियों से निकलती है। अगर ये अलग मिले तो इनको आपको राइट करना है। और डायरेक्ट गैस्ट्रिन ऑप्शन में गैस्ट्रिन ग्रंथियाँ होती है गैस्ट्रिक, उससे गैस्ट्रिन हार्मोन निकलते हैं। कौन सा? पेप्सिन और रेनिन। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन रे ने जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीवाणु में रूपांतरण की खोज किसने की थी? ग्रिफिथ ने की थी। इसके साथ में अभी साइंस की क्लास के साथ में रीजनिंग और मैथ्स की क्लासें भी स्टार्ट की जाएगी और इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाया जाएगा। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो मैथ्स का जो फोबिया है वो आपके ख़त्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी कीजिए, क्योंकि इसके जस्ट साइंस के बाद में मैथ्स और साइंस, रेलवे के संबंधित पूरा आपको पढ़ा दी जाएगी, हर टॉपिक। और इसके साथ में टेस्ट भी लिए जाएंगे जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए। सांप का जहर होता है, क्या है जहर? प्रोटीन। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्रीकैम्ब्रियन काल में। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा संघ है वो सबसे बड़ा संघ है। उसमें लगभग आर्थ्रोपोडा संघ में कौन आते हैं? कीट पतंगे वगैरह जितने भी हैं संधियुक्त पाद वाले, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या इनकी है। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? तो सबसे अधिक आयु कछुआ की होती है। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? तो मिलर ने संश्लेषित किया था। किसने? स्टैनले मिलर ने। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। लगभग 65% के आसपास पाया जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में
कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद में एकमात्र कोशिका है मानव शरीर की जिसमें विभाजन नहीं होता है, वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो विष के अध्ययन से संबंधित टॉक्सिकोलॉजी है। पक्षियों में प्राय एक ही होता है, अंडा से पक्षियों में एक ही पाया जाता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? अमीबा। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? ये सांप है। ये जैसे प्रश्न है ना, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन कौन से, बहुत सारे जीव जो ऐसे होते हैं जिसमें कान का पर्दा नहीं होता है, वो ऑप्शन देख के बताया जा सकता है। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? लगभग 20 वर्ष। रुधिर की नाड़ी दर किस में मापी जाती है? धमनी में रुधिर की नाड़ी दर ज्ञात की जाती है धमनी से। यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? तो उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? वृक्क करता है, किडनी करती है। अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो उसमें धीरे धीरे जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में, लीवर में ग्लाइकोजन का संचयन होता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स है, वो रक्त स्कंदन में मदद कर रहा है। रक्त स्कंदन क्या है? ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाना सहायक कौन है? रक्त प्लेटलेट्स। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया या एस्केमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया या एस्केमिया कहा जाता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? जो दालचीनी है वो उसके चाल से प्राप्त की जाती है। कौन सा वृक्ष होता है दालचीनी? तो याद रखना, सिनामोमस। पेड़ का क्या नाम है? सिनामोमस जेलेनिकम। सिनामोमस जेलेनिकम। इससे दालचीनी प्राप्त की जाती है इस पेड़ की चाल से। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहता है? एंजाइम के जो प्रोटीन होता है उसके भाग को क्या कहता है? एपो एंजाइम कहा जाता है। बुद्धि का केंद्र स्थित है, बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क है। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो ये नियासिन से उत्पन्न होता है। नियासिन या विटामिन B3, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 या नियासिन की कमी से। मम्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लार ग्रंथियां है वो मम्स रोग में प्रभावित होती है। जो मम्स रोग है ये वायरस जनित रोग है। क्या है? ये वायरस जनित रोग है, मम्स रोग। वर्णांधता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देता है, पीला दिखता है। जो लाल रंग है वो कैसा दिखता है? पीले रंग का दिखता है वर्णांधता वाले रोगी को। वर्णांधता नामक जो रोग है ये आनुवांशिक रोग है। ये क्या है? आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग वो होता है जो उसके पेरेंट्स में थे, वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। इस रोगों का इलाज नहीं है आनुवांशिक रोग। जुकाम किससे होने वाली रोग है? तो जुकाम है वायरस जनित रोग है। किससे है? जुकाम वायरस जनित रोग है, याद रखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। इस क्लास के बाद में साइंस के साथ साथ में अभी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास अभी स्टार्ट की जाएगी और बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाई जाएगी। अगर एक बार आपने देख लिया तो जो आपके रेलवे में पूछने वाले साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न सभी कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।